साबुन बनाने का जो तरीका है बस एक में ही आपको याद हो जाएगा। CH2O CH35 लिख रहा हूँ, देखिए फेट लिख रहा हूँ मैं। ऑयल भी ले सकता था, बोलना नहीं। अच्छा, तेल में लिखता तो करता क्या, कोई दिमाग वाला काम नहीं, 35 की जगह 33 कर देता तो तेल हो जाता, लेकिन अभी है फेट। अब मेरे को साबुन बनाना, लेकिन मेरे सामने ये कंडीशन है कि मैं कठोर साबुन बनाऊं कि मुलायम। तो जो आपसे पूछे या जो आपको बनवाए, तो दोनों में मैंने बता दिया आपको। अगर मुलायम बनाना है तो NaOH और KOH, और कठोर बनाना है तो NaOH। अब के लगा दिया मैंने तो बनेगा मुलायम, पोटेशियम। उल्टा याद रखना, के लिखोगे तो कठोर नहीं बनेगा, नहीं तो के से के याद रख लो आप। के लिया तो क्या बनेगा, मुलायम, और सोडियम Na लिया तो कठोर। अब साबुन का सूत्र कहां से लाऊं मैं, लो ये बन गया साबुन का। अभी मैंने उधर लिख के बताया था आपको, देखिए मेन प्रोडक्ट क्या बना अपना, C17H35COO के। देखिए C17H35COO और के, तीन बने तो इकट्ठे तीन लिख दो, ये तो बैलेंस करने का तरीका। और निकल क्या गया, CH2OH CHOH, इसको एक साथ लिख, CH2OH CHOH और फिर CH2OH। अब आप देखिए ये जो साबुन बना, इसका नाम क्या है, तो नाम अगर आप लिखना चाहें तो इसको बोलेंगे पोटेशियम स्टीयरेट, क्योंकि स्टेरिक अम्ल से बना। ध्यान देना, ये स्टेरिक एसिड हो जाता अगर मैं H लगा देता तो, और नहीं तो क्या बोल दो भैया, मुलायम साबुन, नहाने का साबुन बोल दो। और ये जो निकला सबको पता है, ये ग्लिसरॉल है, लेकिन इस यूनिट में ग्लिसरॉल को ग्लिसरॉल नहीं कहेंगे। साबुन उद्योग में जो ग्लिसरॉल बाई प्रोडक्ट के रूप में निकलता है उसे क्या कहेंगे, तो ऑब्जेक्टिव याद रखना, स्पेंट लाई। साबुन उद्योग में जो ग्लिसरॉल प्राप्त होता है उस ग्लिसरॉल को क्या बोलते हैं, तो उत्तर याद रखेंगे आप, स्पेंट लाई। तो साबुन बनाने का तरीका आपको, मेरे को उम्मीद है समझ में आ गया। कठोर साबुन बनाना होता तो मैंने बार बार बोल रहा हूं Na लगा देते हैं। अब साबुन कैसे बना, उच्चतर वसी अम्ल। अब ये जो मैंने लिखा था इधर, अभी आपके सामने ये तेल था, और तेल क्या है, उच्चतर वसी अम्लों के ट्राई ईस्टर हो गए। ट्राई ईस्टर, तीन एस्टर समूह लगा था, 1 2 3, इसलिए क्या बोल रहे हैं, ट्राई ईस्टर ऑफ हायर फैटी एसिड। ग्लिसराइड भी बोला अपन ने इसको। अब मेरे को साबुन बनाने के लिए क्या चाहिए, आप समझ गए, एक तो चाहिए एस्टर और एक चाहिए क्षार। ये दो चीज चाहिए तो बन जाएगा साबुन। और इस विधि को क्या बोल देंगे आप, सॉपनिफिकेशन, साबुनीकरण, क्योंकि साबुन बन रहा है इसमें। लेकिन अब एस्टर में छोटा वाला लेके आ गया, देखो CH3COO C2H5। मेरे को नहाने का या कपड़े का साबुन बनाना है, ये भी एस्टर है, ये अच्छी तरह समझ लेना बात को। यहां पर OH और ये तो निकल जाएगा, तो बचा क्या फिर अपने पास, CH3COO के। Na होता तो Na लिख दे, और एल्कोहल निकल गया। उस क्रिया में भी आपने देखा था ग्लिसरॉल निकला, मतलब एल्कोहल निकलेगा उसमें भी, और एल्कोहल निकला उसमें भी। लवण उसमें भी बना था, लवण इसमें भी बना। उसमें भी पोटेशियम लवण था, इसमें भी, पर उसमें क्या था, पोटेशियम स्टीयरेट, बहुत बड़ा 15 का, और इसमें क्या बना, पोटेशियम एसीटेट। ये पोटेशियम एसीटेट। तो याद रखना, ये साबुन नहीं है, और वो साबुन था। क्यों था वो साबुन, क्योंकि यहाँ कार्बन कितनी थी, C17H35। ये ध्यान रखना। अच्छा, इस विधि का नाम बताओ, इस विधि का नाम क्या, तो विधि का नाम तो साबुनीकरण ही रहेगा, लेकिन इसमें साबुन नहीं बनेगा। मजेदार बात कर रहा हूं यहाँ पर। इस विधि का नाम क्या है, साबुनीकरण। क्यों है, क्योंकि एस्टर की क्रिया क्षार से की तो अपन को मालूम है साबुन बनता, और जब साबुन बनता है उस क्रिया का नाम होगा साबुनीकरण। तो इसको तो साबुनीकरण क्रिया में साबुन बनता है क्या, बनता भी है और नहीं भी बनता।
कब बनता, जब उच्चतर वसी अम्ल लेंगे, उच्चतर ईस्टर लेंगे तो बन जाएगा। लेकिन निम्नतर ले लिया आपने, 2-3 कार्बन ले ली, तो इसमें साबुन नहीं बनेगा। लेकिन इस क्रिया को जरूर आपको बोलना पड़ेगा, साबुनीकरण। तो ये अब एक ऑब्जेक्टिव मिल गया कि साबुनीकरण क्रिया में सदैव साबुन नहीं बनता है। कब बनेगा और कब नहीं बनेगा ये आपको याद रखना। कार्बन कम से कम कितनी होनी चाहिए, 15, 17, 18, 20 ये। अब यहाँ 2-3 कार्बन है तो इसमें नहीं बनेगा। साबुन उद्योग में जो ग्लिसरॉल प्राप्त हुआ था, अशुद्ध ग्लिसरॉल, उसको अपन ने बोला स्पेंट लाई। अब मेरे को मोम बनाना, देखिए मोमबत्ती जिसकी बात करें अपन, ये कि यही तरीका, ऐसा कैसे उतार दिया वापस CH2O C17H35 CH2O COC17H। तो यहाँ पर हम मोम बनाने, साबुन बनाने के लिए क्या लिया था अपन ने, क्षार लिया था। अब मोम बनाने के लिए हाइड्रोलाइसिस करना पड़ेगा, जल अपघटन, उबलता हुआ पानी डाल दो, देखिए HOH भाप। ये देखिए वो की वही क्रिया है। ये हो गई अपनी, क्या हो गई, मोम C17H35 COOH। मोम को अपन वैक्स बोलते हैं। अब मोम बोल रहा हूँ, मोमबत्ती नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि बत्ती तो धागे को अलग से लगाएंगे फिर जब इसे पिघलाने के बाद। और यहाँ पर भी क्या निकला, CH2OH CHOH CH2OH, ये भी ग्लिसरॉल निकला। लेकिन यहाँ ग्लिसरॉल इसके भी नहीं बोलेंगे, यहाँ क्या बोलेंगे, मीठा जल, स्वीट वाटर। और वहां के ग्लिसरॉल को क्या बोला था, स्पेंट लाई। ये ऑब्जेक्टिव बन रहा है, ध्यान से देखते हैं हम। तो मोम कब बनेगी, जब उच्चतर वसी अम्लों के ट्राई एस्टर की क्रिया किससे कर दी आपने, उबलते हुए जल से, तो बन जाएगी मोम और निकल जाएगा मीठा जल। और साबुन उद्योग में स्पेंट लाई। साबुन और अपमार्जक, आपको पता है इनका उपयोग हम करते हैं साफ सफाई में। लेकिन इनमें एक आध ऑब्जेक्टिव बीच में से बना देते हैं, साबुन और अपमार्जक में क्या अंतर है। ये थ्योरी है, पर मैं जो मेन पॉइंट है वो आपको बता देता हूँ। अपमार्जक मतलब मत भूलना, डिटर्जेंट बोलते हैं अपन इंग्लिश में, लेकिन आजकल एक फेमस शब्द आ रहा है इन दोनों के लिए, सिंडेट। सिंडेट कहीं लिखा है तो आप समझ जाएंगे अपमार्जक है, ये डिटर्जेंट है। और साबुन तो समझ में जा ही जाएगा, सोप। डिफरेंस बिटवीन सोप एंड डिटर्जेंट। अब पहला अंतर क्या है दोनों में, तो साबुन तो मैंने आपको अभी बता दिया कैसा, उच्चतर वसी अम्लों के कौन से लवण, ना तो सोडियम बोलो ना पोटेशियम, डायरेक्ट क्या बोल दो, धात्विक लवण। मेटेलिक सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड को क्या बोलेंगे, साबुन। लेकिन इधर में क्या लिख रहा हूं, साबुन विहीन साबुन। क्या लिखा है, साबुन, सोपलेस सोप आर कॉल्ड डिटर्जेंट। साबुन विहीन, देखिए साबुन नहीं है फिर भी साबुन की तरह काम करता है, तो सोपलेस सोप को क्या बोलेंगे, डिटर्जेंट। दूसरी बात करें, साबुन कभी हम गलती से हमारे मुंह में चला जाता तो उसका स्वाद याद रखना कैसा होता, बेसिक इन नेचर। साबुन क्षारी प्रकृति का होता है। क्यों होता है क्षारी, रीजन याद रखना, CH3COO, ये है साबुन। बस यहाँ ध्यान देना कि ये नहीं है, यहाँ क्या लिखना पड़ेगा हमें, C15H31 बड़े बड़े। अब आप तो ये देखो, इसे वाटर में डिसॉल्व करो तो क्या बना, NaOH और एसिटिक एसिड या फिर पॉमिटिक एसिड। तो ये एसिड होता है, ये कैसा होता है, वीक। और बेस कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग। ये मैंने पिछले वीडियो में बताया कहीं आपको। तो क्षार होगा प्रबल और अम्ल होगा दुर्बल। तो दादागिरी किसकी रहेगी, क्षार की। तो साबुन का नेचर कैसे हो जाएगा, प्रकृति कैसी होगी, क्षारी। इधर हम कंट्रोल नहीं कर पाते, जल्दी से बोल देते हैं अपमार्जक अम्लीय होते हैं, तो वो गलत हो जाएगा। अपमार्जक कैसे होते हैं, तो याद रखना, न्यूट्रल इन नेचर, उदासीन। क्यों होते हैं, रटना मत, ये भी इसका तरीका देखो। अब मैं C12H25 OSO
3 या SO2 लिख रहा हूँ, देखिए डराने के लिए, ONO सल्फोनिक ग्रुप है इसमें। साबुन में कौन सा ग्रुप है? सल्फोन। अब जब पानी में घोलेंगे तो क्या बन जाएगा? प्रबल क्षार NaOH और प्रबल अम्ल H2SO4। अम्ल भी प्रबल बन रहा है और क्षार भी प्रबल बन रहा है, तो कैसा नेचर हो जाएगा? उदासीन। क्यों? क्योंकि अपमार्जक होते हैं उनमें कौन सा समूह होता है? सल्फोनिक समूह। और सल्फोनिक समूह होने के कारण इसको हम त्वचा पर इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि खतरनाक होती है, इससे कैंसर जैसे रोग हो जाते हैं। याद रखिए, आपने कहीं ऐसा नहीं सुना हम घड़ी डिटर्जेंट लाए, सर्फ एक्सेल लाए और उसे घिस घिस के नहा लिए, सिर में लगा लिया, मुंह में लगा लिया। अगर आप हाथ से कपड़े भी धोते हैं तो आपका हाथ में इतने मुलायम हो जाते हैं, स्किन में प्रॉब्लम थोड़ी ऐसी सॉफ्ट हो जाती है, मतलब जला देता है, याद रख लेना। तो एक नई बात और मिल गई कि हमें साबुन नहीं हो तो वैसे ही नहा लो, लेकिन ऐसा नहीं करना। हमें एक सर्फ रखा है हमारे पास, घड़ी डिटर्जेंट, और उससे हम नहा लिए, क्योंकि उसमें कौन सा समूह है? सल्फर है, और सल्फर हार्मफुल होती है अपने स्किन के लिए। फिर मैं बात करूं आपसे अगला, साबुन जितने भी हैं वो क्या होते हैं? तेल युक्त। ये इसलिए नहाते हैं हम साबुन से, देखो तेल होता है साबुन में। अब आप देखिए, डब है, पियर से, जो बड़े महंगे साबुन है, या लक्स से, कोई सा भी आप ले लें, जनरल साबुन भी लेंगे तो उसमें आप डब साबुन से हम नहा लिए, डब साबुन से नहाने के बाद अगर आप साबुन तेल नहीं लगाओगे तो चलेगा, क्योंकि उनमें क्या होता है? तेल होता है। अब हम इधर बात करें तो ये क्या होते हैं? ये तेल युक्त, और मैं देखिए ऐसे लिखा था आपको, ये तेल मुक्त, मतलब तेल नहीं होता। सर्फ एक्सेल को मैंने हाथ में रख लिया तो क्या तेल लग गया क्या मेरे हाथ में? ऐसे ऐसे डाल दिया, मैंने हाथ भी नहीं धोया, उसी से खाना खा लिया, कुछ नहीं। लेकिन साबुन आप पकड़ लो कहीं गीला साबुन रखा, पकड़ लेंगे तो मालूम चला मामला गड़बड़ हो जाएगा। देखिए पकड़ेंगे, फिसल फिसल के जाएगा, क्योंकि इसमें तेल होता है। तो याद रखिएगा, साबुन में तेल पाया जाता है और अपमार्जक में तेल नहीं पाया जाता। और हम अगली बात करें, और क्या दिख रहा है आपको? तो साबुन के एक और विशेषता, कठोर जल है अगर तो उसमें ये झाग नहीं देगा। अच्छा साबुन है, जैसे हम डब से नहा रहे और समुद्र के पानी से दिन भर घिसोगे, झाग नहीं आएगा, दही जैसा फट फट के निकल जाएगा। और ये कभी नहीं पूछता कि पानी कहाँ से लाए, हर पानी में झाग देने लगता है यार। तो इसका इस्तेमाल अपन कठोर जल में भी कर सकते हैं। अगली बात और सुनो, इससे मुलायम वस्त्रों की आप सफाई नहीं कर सकते। मुलायम वस्त्र आप समझ गए, जो महंगे होते हैं, कॉटन होते हैं, रेशम होते हैं। जैसे मैं अच्छी महंगी स्वेटर खरीद के लाया 5,000 रुपए की, बिल्कुल ऊन की थी अच्छी वाली, और मैंने क्या व्हील साबुन से घिस घिस के धो ली उसको, तो क्या होगा? रोए खड़े हो जाएंगे उसके। देखिए प्रेस करेंगे जब भी नहीं बैठेंगे, मना करेंगे, बोला तुमने हमें साबुन से धोया ये और इधर सर्फ एक्सेल से धोओगे तो ये देखो रोए उठेंगे नहीं, नीचे पड़े रहेंगे। तो जो सॉफ्ट क्लॉथ है, कोमल वस्त्र है, उनकी सफाई हम किससे करते हैं? तो ये याद रखना आपको, अपमार्जक से। साबुन से हम कोमल वस्त्रों की सफाई नहीं कर सकते। अब एक चीज और याद रखना यहाँ पर, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये एक नया शब्द है। ये कैसे होते हैं? मतलब ये पानी में घुलेंगे और नष्ट हो जाएंगे, बायोडिग्रेडेबल। अच्छा, ये नष्ट नहीं होते, इनको नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये हिंदी में जैव निम्नीकरण और ये अजैव निम्नीकरण। तो आप तो इंग्लिश में याद रखना, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो साबुन और अपमार्जक में हमने इतने सारे पॉइंट बताया, लेकिन आपके काम के कितने पॉइंट मिले? मुश्किल से 1 या 2। साबुन की प्रकृति कैसी? क्षारीय, उदासीन। एक तो ये हाईलाइट करना। साबुन में सल्फोनिक समूह नहीं पाया तो सल्फर होती क्या साबुन में? देखिए फार्मूला लिखा, नहीं होती। लेकिन अपमार्जक में कौन सा समूह पाया जाता? सल्फोनिक समूह, सल्फर होती है उसमें। 2 हो गए। और ज्यादा से ज्यादा ये ध्यान रखना कि ये तेल युक्त होते हैं और ये तेल मुक्त। परिभाषा दोनों की याद रखना, उच्चतर वसीय अम्लों के धात्विक लवण को साबुन और साबुन विहीन साबुन को अपमार्जक। अब कठोर साबुन और मुलायम साबुन में मैंने अंतर बता ही दिए। कठोर साबुन को हम कपड़े में भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन साबुन भी फिर 2 प्रकार का है ना, मुलायम और कठोर। तो मुलायम है नहाने के और कठोर है तो साफ सफाई के। लेकिन दुनिया में जो 80% सफाई का काम हो रहा है वो याद रखना, वो कौन से होता है? अपमार्जक से। साबुन से नहीं होता, साबुन का ज्यादा उपयोग साफ सफाई में नहीं होता। मैं कह रहा हूँ आपसे, साफ सफाई का जो 80% काम है वो किससे होता है? अपमार्जक से। ये हमें ध्यान रखना है। फिर इसी में
कुछ खास खास पॉइंट और आपको याद रखना है। जैसे पारदर्शक साबुन बनाना मेरे को, जिसमें आर पार दिखे, तो पारदर्शक साबुन बनाते समय क्या इस्तेमाल करेंगे, तो उसमें हमें पता है उसमें आप क्या डाल देते हैं, एल्कोहल तो डालते ही डालते हैं, एल्कोहल का इस्तेमाल कर रहे हैं, ग्लिसरॉल जिसे कहते हैं। शेविंग क्रीम है, दाढ़ी बनाने का साबुन है। ऑब्जेक्टिव आता है कि जब शेविंग क्रीम में आप शेविंग करते समय वो ब्रश वगैरह घिसते हैं, बहुत सारे फैन आ जाते हैं, झाग आ जाते हैं, वो किसके कारण आते हैं। और या फिर जब हम दाढ़ी बनाते हैं तो पहले हम उसमें क्या लगा लेते हैं, शेविंग क्रीम लगा के घिसते हैं, तो खूब सारे झाग आ गए, और आप 5 मिनट किसी से बातें करते रहो, मतलब वो सूखेगा भी नहीं। तो ये दोनों चीज अलग अलग है। झाग किसके कारण आए, उसमें खूब सारे झाग आ गए, तो झाग आते हैं, गंधराल मिला रहता है उसमें, याद रखना, रेजिन बोलते हैं इसको। गंधराल के कारण तो क्या आ रहा है, झाग। लेकिन वो सूख क्यों नहीं रहा, आपने देखा नाई लोगों से अपन कई बार कटिंग करवाने जाते हैं या दाढ़ी बनवाने, तो वो लोग क्या करते हैं, दाढ़ी में हमारे लगाकर थोड़ी देर बोलते हैं अभी गलने दो, गलने दो, इसके बाद भी नहीं सूख रही। देखो क्यों नहीं सूख रही, क्योंकि वो उसमें अंदर क्या मिला हुआ, ग्लिसरॉल। हजामत अपन करवाते हैं, घर जाए बाहर जाए कहीं भी, ये आपने देखा होगा, वो सूखता बहुत देर में, तो सूखने से उसे कौन बचाता है, ग्लिसरीन, ग्लिसरॉल वैसे भी अपन लगा लेते हैं ना स्किन पे, तो ये मॉइस्चर बनाए रखेगी, सूखने से बचाएगा ग्लिसरॉल। तो 2 ऑब्जेक्टिव याद रखना, शेविंग क्रीम में झाग क्यों आते हैं, किसके कारण आते हैं, गंधराल के कारण, और उसे सूखने से कौन बचाता है, तो उसको बचाएगा ग्लिसरॉल। अब तेल साबुन, ब्यूटेरिक एसिड है, जैसे मक्खन में कौन सा एसिड होता है, ब्यूटेरिक, कितने परसेंट कभी कभार ऐसे, तो ये 4%, तो ये तो रटने वाली बात हो गई। लेकिन तेल साबुन और वसा, इनमें मोटी मोटी बातें आपको मैंने बताई। तेल और वसा के जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो डिफरेंट हो सकती है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी तो समान दोनों। आपको मालूम द्रवावस्था, तो गंध कैसी आती, एक और इसमें क्वेश्चन बनता, विकृति, विकृत गंधीकरण। तेल वेल में क्या होता है, जब ऑक्सीकरण हो जाता है ना, तेल वसा के पीपे में अपन लाते हैं, और जब ऑक्सीजन से क्रिया करके उसमें बदबू आने लगती, तेल या वसा का किसी भी प्रकार से नष्ट होना क्या कहलाएगा, विकृत गंधीकरण। तेल से घी बनाते समय कौन से उत्प्रेरक का इस्तेमाल करेंगे, तो 1% निकल। तेल क्या है, तो तेल और घी में मेन डिफरेंस याद रखना, तेल है असंतृप्त वसी अम्लों के ट्राइस्टर, और वसा है संतृप्त वसी अम्लों के ट्राइस्टर। तेल के अंदर भी मैं गया था, तेल 3 प्रकार के, खनिज तेल, वनस्पति तेल, जंतु, लेकिन फिर मैंने वनस्पति तेल को 2 भागों में, वाष्पशील और अवाष्पशील, फिर सूखने की प्रवृत्ति के आधार पर फिर 3 भागों में बांट दिया वनस्पति तेल को, ना सूखने वाले, कम सूख, जनरली आता सूखने वाले तेल का मुख्य उदाहरण तो अलसी का तेल, पेंट उद्योग में अलसी का तेल। अब मेरे को पेंट की गुणवत्ता बढ़ाना, पेंट की क्वालिटी बढ़ाना, तो उसके लिए कुछ पदार्थ मिला देते हैं जिनको बोलते हैं पूरक, फिलर। तो पेंट की गुणवत्ता बढ़ाने वाले पदार्थ का कोई एक उदाहरण बताओ, तो सबसे अच्छा उदाहरण है कैल्शियम सल्फेट, अच्छा पूरक माना जाता है। थिनर, पेंट को पतला करने के लिए क्या क्या मिलाते हैं, तो आप सबको मालूम है, तारपीन डालते थे अपन पहले जनरली, तारपीन नहीं मिले तो फिर और क्या डाल सकते हैं। अभी मैंने आपको कौन सा तेल बताया, पेंट किससे, तो पेंट हमें तारपीन नहीं मिला, अपने घर में क्या रखा रहता, केरोसिन भी डाल दो तो वो भी थिनर का काम करेगा। तो मेरे को उम्मीद है ये सिंपल टॉपिक आपको समझ में आया हो। मैंने इसमें केमिस्ट्री के कुछ खास चीज़ें बताई आपको, थ्योरेटिकल पोर्शन आप खुद देखिए। थैंक यू।